गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड में पूंजी संरचना चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पूंजी संरचना का अर्थ पढ़ेंगे। पूंजी संरचना क्या होती है? पूंजी संरचना विभिन्न साधनों का एक अनुपात निर्धारित करना होता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार से विभिन्न साधनों का अनुपात निर्धारित किया जाता है कि एक संस्था के जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग हो सके। संस्था को मिनिमम लागत पर संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। मिनिमम लागत पर उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी संसाधनों की प्राप्ति हो सके। अतः एक संस्था की सफलता में पूंजी संरचना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूंजी संरचना द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि एक संस्था अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए जो आवश्यक साधन जुटाने हैं उन साधनों में किस प्रतिभूति का कितना योगदान रहेगा। पूंजी संरचना के अंतर्गत मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि पूंजी की प्राप्ति किन किन साधनों द्वारा की जाए, उसमें कौन कौन सी प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाए। प्रतिभूतियों में हम देखते हैं कि समता अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण आदि होते हैं। ये हमारे वित्त के स्रोत होते हैं, इनसे हमें धन की प्राप्ति होती है। अतः पूंजी संरचना में यह निर्धारण करना चाहता है, यह किया जाता है कि किन किन प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाएगा, कितनी कितनी धनराशि किस सोर्स से ली जाएगी। किसी कंपनी की पूंजी संरचना पूंजी को प्राप्त करने वाले साधनों की मात्रा का मिश्रण है। विभिन्न साधनों का सही अनुपात में होना बहुत ही आवश्यक है। यदि विभिन्न साधनों का सही अनुपात में नहीं होंगे तो यह संस्था के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। जैसे यदि संस्था को यह देखना होगा कि वह कितनी मात्रा में ऋण पत्र निर्गमित करे, कितनी मात्रा में वह अपने समता अंशों का निर्गमन करे, कितनी मात्रा में वह अपनी प्रतिधारित अर्जनों का प्रयोग करे। यदि कंपनी आवश्यकता से अधिक भी ऋण पत्रों का या लोन अधिक ले लेगी तो ऐसी स्थिति में संस्था की स्थिति जोखिमपूर्ण हो जाएगी। अतः यह निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है कि संस्था ऋण से कितनी मात्रा में पूंजी ले, समता अंश से कितनी मात्रा में ले, पूर्वाधिकार अंश कितनी मात्रा में निर्गमित करे। इस प्रकार वित्त के जो विभिन्न स्रोत हैं उन स्रोतों की मात्रा का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। संस्था के कुशल संचालन में किस प्रतिभूति की कितनी मात्रा निर्धारित की जाए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। पूंजीकरण व पूंजी संरचना में दोनों में अंतर होता है। पूंजीकरण में पूंजी की कुल मात्रा को निर्धारित की जाती है, जबकि पूंजी संरचना में पूंजी के स्वरूप का निर्धारण होता है। स्वरूप से आशय है कि कौन सी प्रतिभूति कितनी निर्गमित की जाएगी। एक टर्म है हमारे पास पूंजी संरचना एवं वित्तीय संरचना। वित्तीय संरचना व्यवसाय के समस्त अल्पकालीन व दीर्घकालीन दायित्वों को शामिल करती है। यह संरचना यह व्यक्त करती है कि संस्था ने अपनी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है। यह स्थिति विवरण के समस्त बाएं जो पक्ष होता है, एक अपना राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड के जो भाग है उसका टोटल ही हमारा वित्तीय संरचना कहलाता है। राइट हैंड में तो हमारी एसेट्स आती है, जबकि लेफ्ट हैंड में हमारे सारे लायबिलिटीज आती हैं। इन लायबिलिटीज़ का टोटल ही वित्तीय संरचना कहलाता है। वित्तीय संरचना इज इक्वल टू दीर्घकालीन कोष व चालू दायित्व, जबकि पूंजी संरचना से आशय केवल दीर्घकालीन कोष ही होता है। पूंजी संरचना में हम चालू दायित्वों को या अल्प दायित्वों को शामिल नहीं करते हैं, जबकि वित्तीय संरचना में हम समस्त दीर्घकालीन कोष जैसे समता अंश पूंजी है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, दीर्घकालीन ऋण है, इनके साथ साथ जो हमारे चालू दायित्व हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। जबकि पूंजी संरचना में केवल हम दीर्घकालीन कोषों को ही शामिल करते हैं। पूंजी संरचना एवं संपत्ति संरचना। पूंजी संरचना से तो आशय दीर्घकालीन कोषों से है, जबकि संपत्ति संरचना से आशय कुल संपत्तियों के योग से है। संपत्ति संरचना इज इक्वल टू स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां। इसके अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। रवीना लिमिटेड से संबंधित निम्नलिखित सूचना की सहायता से पूंजीकरण, पूंजी संरचना और वित्तीय संरचना की राशि की गणना कीजिए। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज़ है 1 लाख। अब हमें इसे कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में देखना है।
तो हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन कितना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख लेंगे, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख लेंगे और लॉन्ग टर्म लोन्स ये टोटल हो गया हमारे पास 10 लाख। 10 लाख हमारे पास पूंजीकरण की राशि है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, पूंजी संरचना कितनी है। पूंजी संरचना से आशय दीर्घकालीन कोषों से होता है। इसमें हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल लिए 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिए 2 लाख, रिजर्व सरप्लस लिया है 4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं 3 लाख। इसके अंतर्गत हम करंट लायबिलिटीज़ को शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया 14 लाख का। फिर इसमें इसका प्रपोर्शन भी हमने बता रखा है कि हमारे 35.78% तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 14.29 हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 28.53 हमारी रिजर्व सरप्लस है, 21.43 इसमें हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। ये हमारा 100% हो गया रेशो। अब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से हमारा होता है दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व हुई। इस प्रकार हमने इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व सरप्लस 4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख और साथ ही इसमें हमने करंट लायबिलिटीज़ भी ली है, वो है 1 लाख। इस प्रकार हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया 15 लाख। और इसमें साथ में हमने प्रपोर्शन भी निकाल लिया है कि किस में कितना अमाउंट है। जैसे कि 15 लाख का 5 लाख है 33.33%, 2 लाख कितना है 13.33%, 4 लाख कितना है 26.67%, 3 लाख कितना है 20% और 1 लाख कितना है 6.67%। ये हो गया 100%। इस प्रकार क्लियर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम दीर्घकालीन कोषों को ही शामिल करते हैं, अल्पकालीन दायित्वों को शामिल नहीं करेंगे। जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम लोग दीर्घकालीन दायित्वों के साथ साथ अल्पकालीन दायित्वों को भी शामिल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।